डेट है आज 21 फरवरी 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है कैंडू लीफ। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। कैंडू लीफ रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, उड़ीसा ने डिमांड की थी कि जो कैंडू लीफ पे जीएसटी लगता है उस जीएसटी को हटा दिया जाए, यानी कि कैंडू लीफ के बेचने पे जो टैक्स लगता है जीएसटी उसको एग्जेम्पशन दी जाए। जीएसटी के दायरे में आता है कैंडू लीफ भी, पहली बात तो ये याद रखनी है इसमें। और जीएसटी काउंसिल के पास ये पावर होती है कि किसको जीएसटी के अंदर डालना है, किसको बाहर निकालना है। और जीएसटी काउंसिल और जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में पिछले 2-3 दिन में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो कैंडू लीफ के बारे में हम जानेंगे ये क्या है और कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। ये जो देख रहे हो ये पत्ता है कैंडू लीफ, इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है उड़ीसा में, हरा सोना। ये बम्बू और साल सीड की तरह एक नेशनलाइज्ड प्रोडक्ट है, यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद है। और उड़ीसा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है ये कैंडू लीफ। इस कैंडू लीफ को कई सारी जगह पे हमारे देश में, कंट्री में टेंडू लीफ के नाम से भी जाना जाता है, या तेंदू लीफ या टेंडू लीफ। और कहाँ यूज होता है इसका? बीड़ी बनाने में यूज होता है। बीड़ी के ऊपर जो पत्ता लिपटा हुआ होता है तंबाकू के ऊपर, वो ये पत्ता कैंडू लीफ ही होता है। इसका जो प्रोडक्शन होता है कहाँ कहाँ पे किया जाता है, कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है ये कैंडू लीफ? सबसे ज़्यादा होता है एमपी में, मध्य प्रदेश में, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़, थर्ड नंबर पे उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र। इतने सारे स्टेट में इसका प्रोडक्शन होता है मेनली। नेक्स्ट टॉपिक है राजगढ़ फोर्ट, राजगढ़ का किला। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए और हिस्ट्री के लिए। अभी न्यूज में इसलिए है ये क्योंकि जो राजगढ़ फोर्ट है इसमें सर्वे किया गया था, इसमें फॉनल सर्वे किया गया था। फॉनल सर्वे का मतलब है यहाँ पे बर्ड या एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं, इसका सर्वे किया गया था, इसलिए न्यूज में आया। तो पहली बात तो आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है राजगढ़ फोर्ट की। और ये राजगढ़ फोर्ट के पास यहाँ पे वले फॉरेस्ट है, वले के जंगल, ये याद रखना है। वले फॉरेस्ट भी है यहाँ पे और राजगढ़ फोर्ट है, ये देख सकते हो आप। ये राजगढ़ का किला राजगढ़ फोर्ट। राजगढ़ फोर्ट को रूलिंग फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये महाराजा जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके टाइम पे कैपिटल रही थी राजगढ़ फोर्ट इनकी, मराठा एम्पायर की। जब मराठा साम्राज्य था और उस टाइम पे जो महाराजा थे शिवाजी महाराज, उनके टाइम पे ये राजगढ़ फोर्ट कैपिटल रहा था 26 सालों के लिए। उसके बाद फिर 26 साल के बाद कैपिटल मराठा एम्पायर ने राजगढ़ से रायगढ़ फोर्ट में शिफ्ट कर दी। रायगढ़ फोर्ट और राजगढ़ फोर्ट दोनों अलग अलग हैं। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे? महाराष्ट्र में राजगढ़ फोर्ट की। राजगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और पुणे डिस्ट्रिक्ट में ये सह्याद्री माउंटेन पे है। सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं जो वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है यहाँ पे, वहाँ पे लोकेटेड है। लगभग समुद्र तल से अगर देखें सी लेवल से 1395 मीटर ऊंचाई पे ये लोकेटेड है। जो राजगढ़ फोर्ट है देखो इसलिए भी फेमस है। 1665 में एक संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर की संधि किस किस के बीच में? मुगल और मराठा के बीच में। मुगल फोर्स के तरफ से ये जनरल थे जय सिंह फर्स्ट और मराठा एम्पायर की तरफ से शिवाजी महाराज, इन दोनों के बीच में ये संधि हुई थी। और इस संधि में 17 फोर्ट थे जो महाराजा शिवाजी महाराज के पास रहने थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास रहने थे। उन 17 फोर्ट में से एक राजगढ़ फोर्ट भी था, इसलिए भी ये जाना जाता है राजगढ़ फोर्ट। और मराठा एम्पायर के अलावा देखो राजगढ़ फोर्ट पे और भी बहुत सारी डायनेस्टी ने रूल किया है। बहुत सारे वंश थे, जैसे आदिल शाही डायनेस्टी के टाइम पे भी आदिल शाही डायनेस्टी ने राजगढ़ फोर्ट पे राज किया। निजाम शाही डायनेस्टी ने, मुगल एम्पायर ने भी, और भी कई सारी डायनेस्टी थी जिन्होंने यहाँ पे रूल किया। और उसके बाद जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो ब्रिटिश एम्पायर का भी पार्ट रहा था ये फोर्ट, ब्रिटिश एम्पायर ने छीन लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है ADT 52। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। तो ये ADT 52 क्या है और किसने इसको बनाया है, ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है हमारे इंडिया में, देखो सबसे बड़ा ये एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च डेवलपमेंट करने वाला इंस्टीट्यूट है, काउंसिल है, परिषद है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसी ने ये अभी रिसर्च किया, इसके कुछ एक्सपर्ट ने, और पाया कि जो ये वैरायटी है ना, ये देखो धान की वैरायटी है ADT
52। धान, पैडी की बात कर रहे हैं हम, यानी कि चावल, राइस, उसकी वैरायटी है। इसमें ये पाया जो ये सीड है, ये चावल की जो वैरायटी है, इसके पास ये पावर है कि ये अगर अनसीजनल रेन आ जाए तो उसको भी ये रेजिस्टेंट कर सकती है। अनसीजनल रेन का मतलब क्या है, यानी कि जब चावल को पानी की ज़रूरत ना हो उस टाइम पे बारिश हो जाए। जैसे मान लो जब धान की कटाई होनी है, वैसे तो नॉर्मली धान के खेत में पानी भरा रहता है, अगर आपने देखा होगा तो जब पैडी उगाते हैं, धान की खेती होती है, जो चावल का पौधा है उसमें सालों साल मतलब 3-4 महीने तक जब तक धान का पौधा रहता है तो पानी भरा रहता है खेत में। लेकिन जब काटने का टाइम आता है ना, हार्वेस्टिंग का टाइम, तो उस टाइम पे पानी सुखाना पड़ता है और सूखा होना चाहिए खेत उस टाइम पे। लेकिन अगर उस टाइम पे मान लो बारिश हो जाए और खेत में पानी भर जाए तो फसल खराब हो सकती है, जो धान का पौधा है वो खराब हो सकता है, सड़ सकता है। लेकिन जो ये वैरायटी है AD252, ये इसको झेल सकती है। अगर मान लो उस टाइम पे बारिश हो जाए, पानी भर जाए खेत में, तो खराब नहीं होगा पौधा, सड़ेगा नहीं, उसको झेल सकती है और पौधा सही रहेगा और सही से क्रॉप जो यील्ड है वो भी खराब नहीं होगी। तो इसलिए न्यूज़ में है अभी। तो ADT2 अभी तक तो आप जान गए होंगे क्या है। ADT52 है जो, इसका फुल फॉर्म है एदुथुराई 52। ये एक पैडी वैरायटी है, धान की वैरायटी है और लॉन्ग ड्यूरेशन की है। कितने लॉन्ग ड्यूरेशन की, लगभग 150 डे लगता है इसको उगाने में, 150 दिन। तो 150 दिन लगभग 4 महीने लगा लो आप, 4 महीने उगाने में लगते हैं इसको, धान की खेती को, इस वाली को ADT52 को। ये मीडियम टाल होता है, यानी कि मीडियम टाइप का होता है ये इसका पौधा। और अगर एक खेत में उगाया जाए, एक खेत का मतलब 1 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं हम, पर हेक्टेयर 4902 किलोग्राम तक धान हो सकता है 1 हेक्टेयर में। अगर ग्रेन की टाइप की बात करें तो मीडियम सिलेंडर टाइप का ट्रांसोलेंट राइस होता है इसका, और ये हाई यील्ड देता है जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। और अनसीजनल रेन को ये विदस्टैंड कर सकता है, अनसीजनल रेन में भी, यानी कि अगर पानी भर जाए हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी तो ये खराब नहीं होगा। और किस किस से इसकी रेजिस्टेंट है, देखो बहुत सारी बीमारी होती हैं जो पौधे को ख़राब कर देती हैं, जैसे गाल मिज, ये एक बीमारी है। ये क्या है, बीमारी क्या है, ये मच्छर होता है, छोटा सा मच्छर होता है जिसको मिज बोलते हैं, गाल मिज। और वो मच्छर क्या है, अगर धान के पौधे पे बैठे तो ख़राब कर सकता है। तो इस गाल मिज से भी ये बचाता है, ये ADT52 जो वैरायटी है, इससे भी ख़राब नहीं होता है इस मच्छर से। और बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे लीफ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, ग्रेन डिस्कलरेशन, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इन बीमारियों से भी ये बचा रहता है। ये जो वैरायटी है धान की ADT52 किसने बनाया है, देखो यूपीएससी ने एक बार वैरायटी के बारे में पूछा था, क्रॉप वैरायटी, और उसके बारे में पूछा था किस इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है। तो आपको ये याद रखना है, ADT52 किसने बनाया है, तमिलनाडु राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया इसको 2018 में। पूरा नाम आप जान ही चुके हो इसका, अदुथुराई 52। नेक्स्ट टॉपिक है मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आप जानते हो, गर्भ निरोधक गोलियां, यानी कि ऐसी गोलियां जो खिलाई जाती हैं पर्सन को जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ना हो, बच्चा पैदा ना हो। लेकिन ये मेल के लिए है, मेल के लिए होगा तो क्या काम करेगा, यानी कि मेल में जो स्पर्म डेवलप होता है वो स्पर्म की मूवमेंट नहीं होगी, और स्पर्म की मूवमेंट नहीं होगी तो स्पर्म प्रेगनेंसी नहीं कर पाएगा। तो यही रिसर्चर ने अभी देखा अमेरिका में, व्हील कॉर्नेल मेडिसन, ये एक यहाँ के रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इसमें देखा कि जो मेनली प्रोटीन है, प्रोटीन जिसकी वजह से स्पर्म का मूवमेंट होता है, स्पर्म का मूवमेंट होता है जिसकी वजह से वो स्पर्म का मूवमेंट रुक जाता है। और जब स्पर्म का मूवमेंट है, जो शुक्राणु है, शुक्राणु अगर मूवमेंट नहीं करेंगे, स्पर्म को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, तो अगर स्पर्म का मूवमेंट नहीं होगा तो जाके एग से टकराएंगे नहीं, एग से नहीं टकराएंगे तो फिर इनका प्रेगनेंसी में, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, इनका मिलन नहीं होगा स्पर्म का और एग का, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो ये किस प्रोटीन पर आधारित है, ये प्रोटीन आपको याद रखना। देखो ये माइस में अभी एक्सपेरिमेंट किया है, चूहे में
कुछ एक्सपेरिमेंट किया, ये मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दी, जिसकी वजह से यानी कि इंजेक्शन लगाया उस चूहे को, जिसकी वजह से उसमें एक प्रोटीन है सोल्यूबल एडिनाइलिल साइक्लेज। ये प्रोटीन का नाम आपको याद रखना है, ये प्रोटीन जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं सेक इनहिबिटर, या फिर बोलते हैं इसको, मैं मिटा देता हूं इसको, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है TDI 11861। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ये तीनों, ये नाम, ये प्रोटीन किस काम आता है, ये जो स्पर्म है, स्पर्म की मूवमेंट कराता है। शुक्राणु की जो मूवमेंट होती है सीमन में वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होता है, उसकी जो मूवमेंट हो रही होती है, उस मूवमेंट को ये कराता है सोल्यूबल एडिनाइलिल सैक्लेज या सैक इनहिबिटर या TDI 11861। यानी कि ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन की वजह से जो स्पर्म का मूवमेंट रुक जाता है। बस इतना याद रखना आपको, और ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना। कितनी देर के लिए रुक जाता है, लगभग 2.5 से 3 घंटे, 2.5 आवर या 3 घंटे तक। तो अगर स्पर्म का मूवमेंट नहीं होगा तो फिर ये एग से नहीं टकराएगा और फीमेल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यानी कि एग से नहीं मेटिंग होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो 3 घंटे तक स्पर्म का मूवमेंट रुक जाता है, लेकिन ये देखा गया कि 3 घंटे के बाद फिर वो दोबारा से मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, स्पर्म की मूव करना शुरू हो जाता है स्पर्म। और जब स्पर्म मूव करना शुरू हो जाता है तो फिर 24 आवर के बाद फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। जितनी तेज़ी से स्पर्म मूवमेंट करते रहते हैं उतनी तेज़ी से फिर मूवमेंट करते हैं 24 घंटे के बाद। तो ये मेनली इसमें बस ये प्रोटीन याद रखना है कि इसकी वजह से स्पर्म की मूवमेंट रुक जाती है। सोल्यूबल एडिनाइलिल साइक्लेज या सैक इनहिबिटर या TDI 11861। नेक्स्ट टॉपिक है एफर्ट्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ये देखो आप एथिक्स के पेपर में जो केस स्टडीज पूछी जाती है ना, उनमें आप ये एग्जांपल यूज कर सकते हो, या एसए के पेपर में यूज किया जा सकता है, या गर्ल चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड या चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड बॉय के लिए हो किसी के लिए, उसमें आप ये एग्जांपल यूज कर सकते हो केस स्टडी। मेंस के पेपर में GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 1 के लिए भी, सोसाइटी से रिलेटेड जो टॉपिक आता है उसमें। तो क्या है ये एफर्ट्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज? देखो उड़ीसा है, जो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट किए, प्रयास किए चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। बाल विवाह जो होता है, 18 साल से पहले बच्चों की शादी हो जाती है, उसको रिड्यूस करने के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनाई थी, जिसकी वजह से अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो ये स्ट्रेटजी है जो आप एज इट इज लिख सकते हो केस स्टडीज में। तो क्या है ये, क्या क्या किया उड़ीसा ने एफर्ट? पहला किया ट्रैकिंग द एब्सेंस ऑफ गर्ल्स इन स्कूल्स एंड विलेजेस। पहले तो ये ट्रैक किया कि जो स्कूल्स में बच्चियां स्कूल जाती हैं, लड़कियां स्कूल जाती हैं, उनकी प्रेजेंस है नहीं है। वो ऐसा तो नहीं है स्कूल नहीं जाती हैं, यानी कि उन्होंने सिर्फ एडमिशन कराया है, उनकी स्कूल जाने की जो एनरोलमेंट है वो है या नहीं है, ये देखा जाता है। यानी कि देखो स्कूल में तो एनरोलमेंट करा लेते हैं, एडमिशन करा लेते हैं, लेकिन बाद में स्कूल नहीं जाते हैं, या फिर इसलिए करा लेते हैं एडमिशन कि आजकल 8वीं क्लास तक मिड डे मील मिलता है, यानी कि खाना मिलता है, तो सिर्फ खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन बाद में फिर घर आ जाते हैं बच्चे, क्योंकि आसपास स्कूल होता है गांव के, तो फिर घर चले जाते हैं। तो ये ट्रैक करना कि गर्ल्स जो स्कूल में है या नहीं है। दूसरा काउंसलिंग करना, किसके साथ? जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ काउंसलिंग करना। तीसरा एफर्ट किया कि जितनी भी स्कीम गर्ल्स के लिए चलाई जा रही हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हो, और एक प्लेटफॉर्म अद्विका नाम से प्लेटफॉर्म बनाया उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इस अद्विका नाम के प्लेटफॉर्म पे सारी जितनी भी गर्ल्स के लिए स्कीम योजना गवर्नमेंट की चलाई जा रही हैं वो इस एक प्लेटफॉर्म पे जाके वो अवेल कर सकती हैं, इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। अद्विका एवरी गर्ल इज़ यूनिक प्लेटफॉर्म चलाया। नेक्स्ट एफर्ट किया, प्रयास किया मॉनेटरी इंसेंटिव, यानी कि जो वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जो कमज़ोर वंचित तबके के लोग हैं, ट्राइबल ग्रुप है, आदिवासी लोग हैं, उनको मॉनेटरी बेनिफिट भी दिया, यानी कि पैसे दिए उन्हें। नेक्स्ट एफर्ट ये किया चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग एंड सेंसिटाइजेशन वीक। देखो बहुत बार क्या होता है, बच्चे के साथ, गर्ल्स के साथ अगर कुछ अनहोनी होती है तो पुलिस में जाने से घबराते हैं, पुलिस से डर लगता है। तो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग की गई, यानी कि ऐसे वहाँ पे मान लो महिला पुलिस को रखना, महिला कांस्टेबल रखना पुलिस स्टेशन में, और एक अलग से चाइल्ड के लिए चाइल्ड डेस्क बनाना पुलिस
उसमें हो ऐसा हो कि स्पेशल चाइल्ड से कांटेक्ट करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए वो एक्सपर्ट हो। तो इस तरह से चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग पे प्रयास किया। नेक्स्ट एफर्ट्स क्या किए, नेक्स्ट ये किए कि जो ग्राम पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव है, सरपंच वगैरह, या पेरेंट्स हैं या चिल्ड्रन हैं, उनसे भी काउंसलिंग की और उनसे मंथली मीटिंग की जाके। मंथली मीटिंग करने के बाद जब ये कम्युनिटी मीटिंग की तो उसमें डिस्कस किया कि स्कूल से अगर आप ड्रॉप आउट करोगे, बच्चों को नहीं पढ़ने दोगे, तो आगे उनके भविष्य में क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और चाइल्ड मैरिज का क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करना। यानी कि उनका बिहेवियर चेंज किया कम्युनिटी लेवल पे। नेक्स्ट टॉपिक है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, सील्ड कवर का मतलब आप जानते हो, सील कर देना। और ये क्या है, देखो कोई डिसीजन होता है, यानी कि जज के बीच में और जो दूसरी पार्टी है, मान लो गवर्नमेंट और जज के बीच में कोई मान लो वार्तालाप हो रही है, यानी कि जज किसी पे डिसीजन लेना चाहता है, कोई मैटर है उस पर फैसला सुनाना है, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट को ही बताए, पब्लिक में डिस्क्लोज ना करे। यानी कि एक लिफाफे में पैक करके दे दे और सिर्फ गवर्नमेंट को पता हो उस डिसीजन के बारे में, क्या लिया क्या नहीं, और गवर्नमेंट ने क्या अपना दिया है जवाब, वो जजेज को पता हो। ये ही है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब इसको डिटेल में समझते हैं, कहाँ से आया, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, एथिकल कंसर्न क्या है इसके। एथिक्स के पेपर में भी पूछा जा सकता है ये। अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के लिए जो जज इंक्वायरी करेंगे तो उस पर जो डिसीजन देंगे, सजेशन देंगे, ये सील्ड कवर में दिया जाए, सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूज किया जाए। क्योंकि आप सबको पता है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अदानी ग्रुप के ऊपर, जिसमें अदानी ग्रुप को डिस्क्लोज किया कि ये अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहा है और स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है एसेट्स की वो बढ़ रही है। और इस रिपोर्ट के बाद आप सबको पता है, जब ये सेकंड नंबर पे था तो अब 25 नंबर के लगभग आया पूरे वर्ल्ड में अमीर की लिस्ट में। तो गवर्नमेंट ने, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट को आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि इंक्वायरी बैठाई जाए और रिसर्च इस पे जांच की जाए, जांच के लिए कि क्या है, इस सारी रिपोर्ट का पूरा जायजा किया जाए। तो गवर्नमेंट ने यही कहा है कि अगर देखो सीजीआई कोई सजेशन देना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं और कमेटी बैठा रहे हैं, तो उस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सील्ड कवर में दी जाए, सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूज किया जाए, इसलिए न्यूज में आया। लेकिन जो सीजीआई है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इस सजेशन को मानने से रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं, हम सील्ड कवर में नहीं देंगे, पब्लिकली डिस्क्लोज करेंगे जो भी कमेटी की इंक्वायरी आएगी, जांच आएगी। तो ये प्रैक्टिस है जो कहाँ से ओरिजिन होती है, देखो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ओरिजिनेट होती है और एक एक्ट भी है जिससे होती है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट है वो भी इसका यूज कर सकते हैं, सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का। गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं या गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दे भी सकते हैं, कोई इंक्वायरी कर सकते हैं सील्ड इन्वेलप में। तो ये जज के द्वारा इन एक्सेस की जा सकती है वो रिपोर्ट, सिर्फ अगर सील्ड कवर में दी जाएगी कोई इन्फॉर्मेशन या ली जाएगी, जज ही उसको देख सकता है, एक्सेस कर सकता है, और गवर्नमेंट को दी जाएगी तो गवर्नमेंट की एक्सेस कर सकती है, पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं की जाती है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ ऐसा तो बना ही नहीं हुआ है कि सील्ड कवर डॉक्ट्रिन को जो डिफाइन करता हो, प्रभावित मतलब परिभाषित करता हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में भी रूल्स बनाए थे जिसमें सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात की थी, और एक इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, इससे भी पावर ड्राइव की है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस की सुप्रीम कोर्ट ने। रिसेंट टाइम में बहुत सारे जजमेंट आए हैं, जैसे देखो अयोध्या डिस्प्यूट केस आया था सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के जरिए। राफेल जेट परचेज डील है, इसका भी डिसीजन आया था। राफेल जेट जो फ्रांस से परचेज किए हैं हमने, अभी कुछ ही परचेज किए हैं, 36 राफेल हमें परचेज करने हैं फ्रांस से इंडिया को। तो ये भी ज्यूरिस्प्रूडेंस जो आया था, सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस आया था। नेक्स्ट इसमें यह है कि इसमें प्रोज और कॉन्स देखते हैं। सील्ड कवर जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, अगर जज मान लो इस सील्ड कवर में देते हैं किसी भी न्याय को, मैटर को, यानी कि कोई भी डिसीजन सुनाते हैं, उसके क्या क्या प्रोज हैं और क्या क्या कॉन्स हैं। प्रोज का मतलब है प्रॉफिट, मतलब फ़ायदे, एडवांटेज, क्या क्या लाभ हैं। लाभ ये हैं कि पब्लिक सर्वेंट की कोई रेपुटेशन ख़राब नहीं होती इससे। मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट पे कोई मामला चल रहा है और वो सील्ड कवर में दिया जाए, और अगर मान लो बाद में पता चले पब्लिक सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी, कि उसकी कोई गलती थी नहीं,
तो पब्लिक में जब डिस्क्लोज नहीं होगा मामला तो इसकी जो रेपुटेशन है ख़राब नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि रेप विक्टिम जो होते हैं उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का यूज होता है, ताकि मान लो किसी पर रेप के आरोप लगे हैं और डिसीजन दिया जाए, फैसला दिया जाए कोर्ट के द्वारा, तो वो सील्ड कवर में दिया जाएगा, पब्लिक डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि उसने रेप किया है। तो इससे क्या है, उसकी जो आइडेंटिटी है प्रोटेक्ट की जा सकती है रेप विक्टिम की। रेप विक्टिम का मतलब वो है जिस पर रेप हुआ है। नेक्स्ट ये है कि डिस्क्लोजर कैन एंडेंजर नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको भी नुकसान ना हो, इसलिए भी सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का यूज किया जाता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, कॉन्स भी हैं। वो क्या है? पहला ये है कि देखो जो अदर पार्टी है वो डिफेंड करने में अनेबल हो जाती है। मान लो दो पार्टी के बीच में चल रहा है, ये ए पार्टी बी पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है, और कोई कोर्ट इस पर फैसला सुनाए, तो ए पार्टी को दे दे मान लो सील्ड कवर में, या गवर्नमेंट दे दे, गवर्नमेंट को भी दे दिया सील्ड कवर में। अडानी ग्रुप पे जो कमेटी बैठाई जा रही है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जांच करने के लिए, तो गवर्नमेंट को दे दिया जाए। तो अगर मान लो दूसरी पार्टी को अगर डिफेंड करना हो अपने बारे में, तो ये उसे मौका नहीं मिल पाता है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसके भी अगेंस्ट है, और फंडामेंटल राइट टू नो है, इसके भी ये विरुद्ध है। देखो ये मौलिक अधिकार है कि जानकारी लेना, तो ये फंडामेंटल राइट है, इसके भी अगेंस्ट है। नेक्स्ट ये है कि जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी है कि ओपन कोर्ट प्रिंसिपल पे ही काम करे, यानी कि देखो इसमें क्या है, जब गवर्नमेंट नहीं कोर्ट फैसला सुनाती है तो लोगों का विश्वास बढ़ता है कोर्ट पे। अगर मान लो अगर पब्लिक में डिस्क्लोज करती है कोई फैसला कोर्ट, तो एक ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता आती है, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट बनता है, विश्वास बनता है कोर्ट पे कि हाँ भाई अगर गवर्नमेंट अगर कोई गलत काम करती है तो कोर्ट ने सही फैसला सुनाया है। जैसे मान लो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है अदानी ग्रुप पे, अगर मान लो ये रिपोर्ट सही निकलती है और रिपोर्ट में पाया जाता है अदानी ग्रुप को, यानी कि अदानी ग्रुप की कोई गलती थी, पाया जाता है, तो एक ट्रांसपेरेंट डिसीजन आएगा कोर्ट का, इंक्वायरी की कमेटी जब बैठेगी, तो इससे ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों का। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड में ये हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या है, स्पेसिफिक प्रिविलेज को क्लेम करे, और देखो जो ऐसी सर्कमस्टेंसेज है कि डॉक्यूमेंट को सीक्रेट रखा जाता है, तो बहुत सारी सर्कमस्टेंसेज यानी कि स्थितियां ऐसी होती हैं, सिचुएशन ऐसी होती है जिन पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखना जरूरी नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में सीक्रेट ना रखा जाए। नेक्स्ट ये है कि जो बर्डन है कि ये प्रूव करना गवर्नमेंट को कि जो कॉपीज़ हैं अगर शेयर की गई पब्लिक में, तो इससे नेशनल सिक्योरिटी को हानि हो सकती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि हो सकती है, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, वायलेंस हो सकती है, हिंसा हो सकती है। तो ये गवर्नमेंट इसे बताए कि किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान हो सकता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई रिकॉर्ड। नेक्स्ट ये सील्ड कवर है, जो ये क्या है, कुछ स्मॉल एक्सेप्शन केसेस में ही यूज किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने कुछ मान लो फायदे के लिए इसको यूज करे, तो एक डिफाइंड क्राइटेरिया होना चाहिए इसके लिए। एथिकल इशू क्या है सील्ड कवर से? एथिकल इशू ये हैं, देखो सील्ड कवर क्या है, सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस है, इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस ये अंडरमाइन हो जाते हैं, ये डाइल्यूट हो जाते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के लिए भी कंसर्न है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। नेक्स्ट ये है कि राइट टू नो वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि देखो राइट टू नो एक तरफ ये कहता है कि हमें जानने का अधिकार है कि हम किसी फैसले को जान सकते हैं, आरटीआई के जरिए भी जान सकते हैं, लेकिन एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी का इससे कॉन्फ्लिक्ट होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का। तीसरा एथिकल इशू ये है कि जो जुडिशियल सिस्टम में पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो भी इससे इरोड होता है, यानी कि उसका इरोजन होता है। नेक्स्ट ये है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, और फंडामेंटल राइट टू नो इसके भी अगेंस्ट है, क्योंकि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट इस राइट को किसी भी पर्सन से छीन नहीं सकते हैं सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के जरिए।
तो इतने सारे एथिकल इससे कंसर्न है और इस लेक्चर में यही टॉपिक थे आज।